एनएलआईपी की बड़ी बात होती है, बड़ी चर्चाएँ होती है। मैंने खिलाड़ियों को भी देखा है, मैं कहूँ जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं ना, एक सपना है। देखिए मैं इंडिया कहूँगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। एशिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी इसे बहुत बड़े तौर पर जाना जाता है। यह फिज़िकल एजुकेशन की एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर खिलाड़ी बनाए भी जाते हैं, कोच भी बनाए जाते हैं, निर्णायक भी बनाए जाते हैं और हर तरीके के वहाँ से खिलाड़ी, कोच, निर्णायक या सेलेक्टर्स जो भी हैं, वहाँ पे उनको रूपरेखा दी जाती है। तो वहाँ की जो जर्नी थी, वहाँ जब मेरा दाखिला हुआ, तो वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। सबसे अलग। हाँ, सबसे अलग है। वहाँ पर आपका दाखिला ही आपके लिए एक अचीवमेंट का काम करता है। उत्तर प्रदेश के ऐसे चेहरे से आज होगी हमारी मुलाकात। वॉलीबॉल के अंडर 14 में चयनकर्ता के पद पर थे, जो आजमगढ़ में हुआ था। अब पिताजी का ये सपना था कि मेरा बेटा फोर्स में जाएगा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। इनके इस सफ़र को भी हम साझा करेंगे। बीएचयू से लेके एलएनआईपी तक का सफ़र, प्रिंस कॉलेज में भी रहे हैं। मैं पूरी चर्चा करूंगा दिव्यांशु सिंह के साथ, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के युवराजपुर के रहने वाले हैं। दिव्यांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से पूरा देश मुझे देखेगा, मुझे इसकी खुशी है। अगर दिव्यांशु आपके शुरुआती सफ़र की मैं बात करूं, तो 10वीं या 12वीं जब आप कर रहे थे, उस समय कहाँ से था, किस सन की ये बात? जी, 2010 में मैं हाई स्कूल की जो परीक्षा थी, वह बाराबंकी मेमोरियल इंटर कॉलेज से, और 12th भी मेरा वहीं से था, जो कि बाराबंकी ज़िले के, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में है। 12वीं के बाद फिर आप आगे, आपकी शिक्षा कहाँ थी? जी, 12वीं के बाद मैं अवध यूनिवर्सिटी, जो फैज़ाबाद के नाम से जानी जाती थी, जो आज अयोध्या के नाम से जानी जाती है, वहाँ से मेरी बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री, जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट रहा है। जी, 2016 में वो मेरा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, तो अगर आप मुझे बताएं। जी, उस दौरान जो हमारी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, जो दादाजी, परदादा सभी लोग फ़ोर्स में हैं और आज भी लोग फ़ोर्स में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो पिताजी का सपना था कि हम फ़ोर्स में जाएँ और देश की सेवा करें, या भारतीय सेना में कह लीजिए, या आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कह लीजिए। तो उसकी तैयारी में हम लगे रहे, और जो हमारा सेकंड प्लान था, वो ये था कि हमें फ़िज़िकल एजुकेशन के माध्यम से अपना फ्यूचर बनाना। मैं कहूँ जीवन में जब भी लोग पढ़ते हैं या सफलता की बात होती है, दो पहलुओं पे है कि अगर पहले मुझे सफलता नहीं मिलती तो दूसरा तो चलिए है। लेकिन मैंने जब आपसे बात किया तो दिव्यांशु ने मुझे बताया कि नहीं, अब पहला तो नहीं लेकिन दूसरे में मुझे सफलता मिली, मतलब कि वो अच्छा है, उससे संतुष्ट हैं। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, और मैंने जो प्राथमिकता दी थी, वो हमेशा सेकंड वाले को ही दी थी, क्योंकि वो सेकंड तो इसलिए था क्योंकि फर्स्ट वाले में पिताजी का सपना था। हालाँकि आज पिताजी भी बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं हमारे सेकंड प्लान को लेकर के। अगर मैं आपसे कहूँ, उत्तर प्रदेश की जो प्रतियोगिता अभी थी आपके गृह जनपद में रेवतीपुर में थी, आप वहाँ पे मैं कहूँ सब कुछ आप लोग देख रहे थे, 2 कोर्ट पर वो मैच हो रहा था। रेवतीपुर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, और फिर गाज़ीपुर ज़िले के युवराजपुर से दिव्यांशु के उस चेहरे को लोगों ने देखा जब आजमगढ़ में बैठ के अपने आँखों से देख रहा था कि अंडर 14 में जो बच्चा अच्छा खेल रहा है, मेरी कलम से वो आगे जाए। जी, रेवतीपुर की बात कहूँ तो हमें 69वीं प्रदेशीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मिला था। तो बहुत ही शानदार आयोजन रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चाएँ भी हुईं। वहाँ पर हम आयोजन समिति में थे, हम लोग मेज़बान थे। तो जो रेवतीपुर में कोर्ट नंबर 1 और 2 17-19 भी चल रहे थे, वो हमारी देख-रेख में थे। और आज़मगढ़ की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर भीमराव क्रीड़ा संस्थान अयोध्या, जो कि हमारा सेंटर अगर हम कहें, हमारा संस्थान है उत्तर प्रदेश का खेल का, तो वहाँ से वो नियुक्तियाँ होती हैं, वहाँ से निर्णायकों की नियुक्तियाँ होती हैं, चयनकर्ताओं की नियुक्तियाँ होती हैं। तो चयनकर्ता में अंडर 14 बालक वर्ग में जो हमें चयन समिति में भेजा गया था, तो वहाँ पे ये मेरा पहला अनुभव था। इससे पहले मैं निर्णायक के तौर पे जाया करता था। ये मेरा पहला अनुभव था और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वहाँ पे राजेश सिंह सर, जो बहुत वरिष्ठ हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत शानदार उनका काम करने का तरीका था, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने के लिए मिली। अगर हम आपसे कहें, आपने बताया कि इंटरमीडिएट किया, यूजी किया, उसके बाद आपने बीपीएड किया। बीपीएड कहाँ से था, फिर आगे पूरी जर्नी अगर एजुकेशन की मैं पूछूं तो ज़रा आप बताएं। जी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 2016 में मैंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद 2016 से लेकर के 18 तक
मैंने बीपीएड किया, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो कि बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, जहाँ से पढ़े हुए लोग आज भी एलएनआईपी और बीएचयू, आईजीआई जैसी बड़ी बड़े संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बतौर प्रोफेसर, बतौर कुलपति। तो वहाँ से मैंने अपने बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने 2018 से 19 मैं लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, वहाँ पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग वॉलीबॉल, जो कि मैंने वॉलीबॉल का डिप्लोमा किया, वहाँ से 1 साल का डिप्लोमा था, जो कि कोचिंग के लिए ही फेमस है। और उसके बाद मैं 2019 से 21 मतलब 2019 से 21 तक मैंने एमपीएड की डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हासिल की, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। और मालवीय जी की कृपा से और 2021 में ही हमारी नियुक्ति हो गई। जी। अगर मैं आपने जो मुझे बताया जैसे कि बीएचयू से आपने एमपीएड किया, एनएलआईपी की बड़ी बात होती है, बड़ी चर्चाएं होती है, मैंने खिलाड़ियों को भी देखा है। मैं कहूँ जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं ना, एक सपना है कि अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो अगर एनएलआईपी में आपका दाखिला हो जाए तो लोग कहते हैं यार जीवन धन्य होगा। और ज़रा एनएलआईपी के बारे में आप बताएं। देखिए, मैं इंडिया कहूँगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, एशिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी इसे बहुत बड़े तौर पर जाना जाता है। यह फिज़िकल एजुकेशन की एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर खिलाड़ी बनाए भी जाते हैं, कोच भी बनाए जाते हैं, निर्णायक भी बनाए जाते हैं, और हर तरीके के वहाँ से खिलाड़ी, कोच, निर्णायक या सेलेक्टर्स जो भी हैं, वहाँ पे उनको रूपरेखा दी जाती है। तो वहाँ की जो जर्नी थी, वहाँ जब मेरा दाखिला हुआ तो वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, सबसे अलग। हाँ, सबसे अलग है। वहाँ पर आपका दाखिला ही आपके लिए एक अचीवमेंट का काम करता है। वहाँ का वो जो टैग है, जैसा कि मैंने अभी वो टैग मैंने अपने टी शर्ट में देख भी रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और वहाँ का दाखिला लेने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है, 0.01% कहेंगे, जो किसी कारणवश या राजनीति का शिकार होकर के यदि असफल हो जाए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ से कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति असफल निकल जाए। दोस्तों, जब दिव्यांशु इस बात को बता रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, मैं दिल से आपसे बताऊं। दिव्यांशु, एलएनआईपी के बारे में मैंने सुना है, खाना पीना, उठना, खेलना, पढ़ना, मतलब पंक्चुअल, एकदम समय निर्धारित है। जी। और पंक्चुअलिटी, जैसा मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी बात की थी, 3D के बारे में, जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन है, वो वहीं से सीखने के लिए मिलता है। मैं वहीं से नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन से सीखने के लिए मिलता है, जो कि मैंने बीपीएड से ही सीखना शुरू कर दिया। डॉक्टर बैजू अब्राहम सर के अंडर में मैंने बीपीएड किया, तो वहीं से मैंने सीखना शुरू कर दिया। एथलेटिक्स में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर बैजू अब्राहम सर। तो एलएनआईपी में जो दिनचर्या थी, सुबह 5 बजे से उठना और रात के 7 बजे तक बिज़ी रहना। मतलब आज भी जो बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वही रूटीन है? वही रूटीन है। आप 5:50 पे आप मॉर्निंग में असेंबली जाएंगे, आप एक्टिविटी करेंगे, 7:30, 7:45 ऐसे आप वहाँ से रिलीव होंगे। आप आधे घंटे में, 1 घंटे में लंच करेंगे, 9 बजे आप क्लास जाएंगे, 9:30 से 1:30 बजे, पौने 2 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। उसमें सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का बीच में गैप रहता है, जिसमें आप खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर 4 बजे आप ग्राउंड जाएंगे और 7 बजे आप छूटेंगे। उसके बाद आप अपना खाना पीना, रेस्ट। तो ये दिनचर्या थी। यही दिनचर्या आगे व्यक्ति को सफलता की ओर लेके जाती है। अगर आपने कहा ना कि 4 बजे ग्राउंड पे जाना था, अगर ऐसा हो कि यार कभी लेट हो गया, कई बार लेट हो गया, तो फिर क्या होता है, आगे क्या होता है, अगर उसे भी मैं पूछूं? उसमें भी आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसा कि वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है। आप यदि लोकल के भी हैं, आप ग्वालियर के रहने वाले भी हैं, तब भी आपको हॉस्टल अलॉटमेंट कराना पड़ेगा। ये वहाँ का मतलब मैंडेटरी, आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। इसीलिए तो इतने, हाँ, चूँकि होता क्या है कि बच्चा दूर से आता है, तो उसमें करते क्या है कि लोग गैप मार देते हैं, बहाने मारते हैं। तो वहाँ पे वो बहाने नहीं चलते हैं। वहाँ पे जो सीनियर्स हैं, जो सीनियरिटी जूनियरिटी है, मैं उसे रैगिंग का नाम नहीं दूंगा, मैं उसे सीनियरिटी जूनियरिटी का नाम दूंगा। वो बहुत अच्छा है, वो संचालन आज भी हो रहा है और उसी की वजह से वो फेमस है। जो बच्चे यहाँ से जी निकलते हैं, जी निकलते हैं, वहाँ पे जो सीनियर्स हैं उनका योगदान बहुत रहता है। तो मैंने वहाँ बहुत क्लोज़ मैंने देखा है। मैं हाउस में रहा हूँ, शिवाजी हाउस में रहा हूँ, बच्चों के साथ रहा हूँ, बीपीएड वाले बच्चों के साथ रहा हूँ। हमारी एक अलग लॉबी हुआ करती थी, उनकी दिनचर्या देखता था। रात में 2:30 बजे परेड करना और रात में 4 बजे फॉलिंग करा देना, परेड करना,
तो ये सब चीज़ें देख कर के मैं समझ गया कि शायद ही यहाँ से कोई ऐसा बच्चा होगा जो असफल होगा। अगर आपने निर्णायक की भी बात की कि मैंने निर्णायक की भी की, मैं क्या हूँ 2024 के उस दौर के बारे में बताएं जब आप गए थे, स्कूली स्ट्रीट का भी आप हिस्सा थे। मैं अगर उस जर्नी के बारे में आपसे पूछूं। जी। निर्णायक में मेरी दिलचस्पी एलएनआईपी से ही आई। वहाँ पे जब प्रैक्टिस मैच हुआ करते थे तो डॉक्टर अमर सर और डॉक्टर समीर सर, इनका भी बहुत योगदान रहा है हमें बहुत कुछ सिखाने में। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में दोनों ही हमारे जो महोदय हैं वो कार्यरत हैं, और हमारे जो कोच रहे हैं वो मानवेंद्र सिंह सिरोही जी रहे हैं, जो हमारे मेन कोच थे। उन्होंने ही हमें पूरे डिप्लोमा का कोर्स कराया है। तो इन्होंने ये जब प्रैक्टिस मैच हुआ करते थे तो हमें वहाँ ऑफिशियल के तौर पे ये भेजा करते थे कि आप जाइए मैच खिलाइए। जो बिल्डअप टूर्नामेंट हुआ करते थे, जब टीमें यूनिवर्सिटी जाने वाली होती थी तो बाहर से कोई आर्मी की टीम आ जाती थी, बाहर कोई लोकल की टीम आ जाती थी, तो वो जो मैचेस होते थे उनको खिलाने के लिए भी एक निर्णायक की ज़रूरत पड़ती थी। तो वहाँ पे हमने निर्णायक की भूमिका अदा की। तो वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस जागा और हमने कई जगह ऑफिशियल के तौर पे गए, केंद्रीय विद्यालय में गए, नवोदय में गए, और अब अपने विभाग में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बरेली में अंडर 17 पिछले वर्ष गत वर्ष ही आयोजित हुआ था, वहाँ भी हमने निर्णायक की भूमिका अदा की। और इस वर्ष भी बरेली में अंडर 17 का जो एसजीएफआई नेशनल है वो प्रस्तावित है, नवंबर में आयोजित होना है। तो देखिए उसमें भी हो सकता है कि निर्णायक की भूमिका मिले। जी। जब आप सफल हो जाते हैं तो हर कोई आपको हाथों हाथ लेता है, आपकी तारीफ़ करता है। लेकिन एक समय वो भी होता है ना जब आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लोग आपकी आलोचना भी करते हैं, यार मैं कुछ पीछे से करता होगा। लेकिन माँ बाप है जो कि वो कवच के रूप में खड़े, नहीं मेरा बेटा अच्छा। जी। देखिए सर, माँ बाप का योगदान तो सर्वोपरि है, क्योंकि यदि माँ बाप आर्थिक रूप से अगर सहयोग ना देते तो यहाँ तक हमारा पहुँचना मुश्किल था। तो माताजी का इसमें विशेष सहयोग रहा, पिताजी का आर्थिक सहयोग रहा। थोड़ा-सा पिताजी फ़ोर्स की ओर डाइवर्ट थे, लेकिन माताजी का जो सपोर्ट था, तो उस सपोर्ट की वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं। तो माताजी का कहना ये था कि नहीं, बच्चे यदि कॉन्फिडेंट हैं फ़िज़िकल एजुकेशन में ही तो आप उन्हें उन्हें वहीं जाने दीजिए। अगर वो शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं और शिक्षक बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं जो बात कर रहा हूँ ये लॉकडाउन की है। चूँकि लॉकडाउन में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन भी ठप हो गए थे। तो हम तो एक छात्र थे। तो उस समय का जो दौर था वो जो 10 महीने से 12 महीने जो घर पे बीता है और बिना नौकरी के। हालाँकि मैं तो उस समय छात्र ही था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती थी। पिताजी के स्टाफ के लोग थे, कहते थे कि भाई आपने ये पॉलिटेक्निक क्यों नहीं करा दिया, आईटीआई क्यों नहीं करा दिया, बीटेक क्यों नहीं करा दिया। भाई हर व्यक्ति पॉलिटेक्निक और आईटीआई बीटेक नहीं कर सकता। हमारी जो क्षमता थी, हम शुरू से खिलाड़ी रहे हैं, शुरू से ही हमने स्ट्रगल किया है, और पिताजी और माताजी को देख कर के ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दादाजी भी फ़ोर्स में रहे हैं, उसके बाद शिक्षक भी रहे हैं, बहुत नाम रहा है। हमारे पिताजी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, तो उनका जो सहयोग रहा है शुरू से ही। हम जब बचपन में थे, छोटे थे, तो देहरादून में हमारे पिताजी, उत्तराखंड में, जब यूपी उत्तराखंड अलग-अलग नहीं था, उस समय यूपी उत्तराखंड एक ही था, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वहाँ रुद्रपुर में 10 बटालियन में पोस्टिंग हुई। तब से मुझे याद है अपना बचपन, मैं 4 या 5 साल का था, और वहाँ से लेकर के अभी तक की जर्नी मुझे पूरी याद है। 2001 से लेकर के 2014-15 तक हम बाराबंकी में रहे। पिताजी ने वहाँ भी बहुत सहयोग किया। पिताजी का ट्रांसफ़र अकबरपुर हो गया। उन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग कहीं अपना पीछे नहीं हटे, हर जगह उन्होंने सहयोग किया। आज उन्हीं की देन है, पिताजी माताजी की ही देन है कि इस पद पर अब हम बैठे हैं, और कुछ लोग हमें जान रहे हैं कहेंगे, और हम इस काबिल हो गए हैं कि हम किसी की सहायता भी कर सकते हैं, कोचिंग भी दे सकते हैं। जैसा कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोचिंग भी दे रहे थे। हाँ, लॉकडाउन के टाइम भी दिए हैं। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब हम मास्टर्स की डिग्री ले रहे थे तो इवनिंग क्लास ऑफ रहती थी, तो इवनिंग में हम जाते थे एकेडमी में और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कोचिंग देते थे। वो एक्सपीरियंस भी रहा हमारा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और खिलाड़ियों के लिए एक योगदान भी रहा। जी। अगर हम आपसे पूछें, जो बच्चे आज आपको देख रहे हैं,
जनपद ही नहीं, बहुत सारे मैं कहूँ पूरा कुनबा आपसे जुड़ा है। उन बच्चों को दिव्यांशु क्या बताएंगे, अगर जो सोचते हैं यार मैं इस फील्ड में जाऊँ, ये अच्छा है, लेकिन देखने में ज़रूर आसान लगता है, लेकिन जी। डगर काफ़ी मुश्किल है। देखिए कोई भी काम आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ईज़िली मिल गया है। लॉकडाउन जैसे वो एक आपदा थी, तो हमने आपदा को अवसर में बदला था। क्योंकि सारे ग्राउंड बंद थे, सब कुछ बंद था, तो सिर्फ़ एक ही रास्ता था, पढ़ाई। तो हमने उस दौर में अपने नोट्स तैयार किए, बहुत स्ट्रगल किया, तैयारियाँ की, वो निकल कर के एग्ज़ाम के टाइम में हमको उसका परिणाम मिला। तो कोई भी नौकरी आसान नहीं है, और यह तो एक शिक्षक की नौकरी है, बहुत ही तपस्या है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, क्योंकि आज के टाइम में कोई चीज़ सस्ती नहीं है, कोई भी कोर्स सस्ता नहीं है। तो मैं आज के जो युवा हैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपसे पहले भी मैंने कहा कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, ये यदि 3D आप अपने लाइफ में इनपुट नहीं कर रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, तो सफलता बहुत मुश्किल है। चूँकि इतनी भाग-दौड़ है, वो भी आज के हाँ, आज के समय में इतनी भाग-दौड़ है, इतनी भीड़ है, एक-एक वैकेंसी पे लाखों-लाखों, हज़ारों-हज़ारों लोगों ने अपना दावेदारियाँ ठोक रखी हैं। तो आज के दौर में कुछ भी आसान नहीं है। और वॉलीबॉल की मैं बात कहूँ तो काफ़ी टाइम से फेडरेशन की लड़ाइयाँ चल रही हैं। हो सकता है कि कुछ अच्छा परिणाम आने वाला है, और बीएफआई में आ भी गया है। तो खिलाड़ियों के हित में नहीं था, बहुत अहित हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म जो एसजीएफआई का था, और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म जो यूनिवर्सिटी थी, ऑल इंडिया टूर्नामेंट थे, यही था। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो प्लेटफ़ॉर्म में एक उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग जो हाल ही में अभी आयोजित हुई है, और जो वॉलीबॉल की जो इंडियन लीग चलती है वॉलीबॉल की, वो तो चल ही रही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पहली लीग थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। हाँ, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने पसंद किया, और चर्चा है। ये बहुत, हाँ, ये चर्चा भी बहुत हुई, और ये जो हमारे युवा हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा, बहुत प्रेरणा का काम करेगा ये लीग। इसमें खिलाड़ी के साथ साथ निर्णायक, इसमें खिलाड़ी के साथ साथ चयन समिति, खिलाड़ी के साथ फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल स्टाफ, कोचेज़, सभी के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ, सभी के लिए एक अच्छा अवसर है। मैं इसका बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैंने सारे मैच देखे। मैं अपना शाम को अपना वर्कआउट का सेशन छोड़ करके मैं, हाँ, मैच देखता था। टोटल मैच देखे मैंने। जी। अब पूरी चर्चा आज होगी, मैं कहूँ के गांव से जिला गाजीपुर, दिव्यांशु सिंह के साथ मैं कहूँ भारत के नामचीन विश्वविद्यालयों से इन्होंने अपना एजुकेशन, और फिर उसके बाद सफलता इनके कदम चूमी, सीधी चर्चा थी आज। और हमारी प्रार्थना है ये चैनल की ओर से ईश्वर से कि दिव्यांशु इसी तरह आगे बढ़े, सफलता इनके कदम चूमे। दिव्यांशु, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी।